नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सरकार ने चीन की कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताजा फैसले में सरकार ने चीन की कंपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। जी हां, चीन की कंपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, और क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल मृत्युंजय, चीनी कंपनियों पर सरकार लगातार वार कर रही है और ताज़ा डेवलपमेंट यही है कि हाईवे प्रोजेक्ट सेगमेंट में भी चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया है कि देश में किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में अब चाइनीज कंपनी पार्टिसिपेट यानी कि प्रतिभागी नहीं होगी, बिडिंग नहीं कर सकती है। और हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों का अच्छा खासा दबदबा रहा है, यानी कि जो हाईवे देश में बनते रहते हैं अलग अलग मॉडल पर, जिसमें ज़्यादातर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होती है और बतौर प्राइवेट प्लेयर चीनी कंपनियां शामिल होती रही हैं देश में हाईवे प्रोजेक्ट में। लेकिन अब जो गलती चीन ने गलवान घाटी में की है उसका खामियाजा उसको देश में हाईवे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन नहीं होने के रूप में इसका भुगतान उठाना पड़ेगा। तो सड़क परिवहन मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के जितने भी आने वाले हाईवे प्रोजेक्ट हैं उसमें कोई भी चाइनीज कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। यही नहीं, अगर चाइनीज कंपनी किसी भारतीय कंपनी के साथ मिल करके या किसी अन्य कंपनी के साथ मिल करके पार्टनरशिप में बिडिंग या पार्टिसिपेट करना चाहती है तो वो रास्ता भी अब बंद कर दिया गया है। तो एक बड़ा वार चीनी कंपनियों पर कि वो हाईवे प्रोजेक्ट से उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं, उनको बाहर का रास्ता चीनी कंपनियों को दिखा दिया गया है। इससे भी गंभीर बात यह है मृत्युंजय कि जितने भी अभी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं जिसमें चीन की कंपनियां शामिल हैं उन प्रोजेक्ट पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और ये भी संभावना है कि कई प्रोजेक्ट जिसमें चीन की कंपनियां हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल हैं उन टेंडर को रद्द किया जा सकता है और उन टेंडर को दोबारा जारी किया जा सकता है, एक रीटेंडरिंग प्रोसेस को अपनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हाईवे सेक्टर में, देश के इंफ्रा सेक्टर में चीनी कंपनियों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं भारत सरकार ने। और उसमें बड़ा वार करते हुए नितिन गडकरी ने, जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभालते हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि देश में हाईवे सेक्टर में चीन की कंपनियां अब आने वाले वक्त में शामिल नहीं होंगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप पीछे पन्ने पलटकर देखें तो कई अलग अलग विभागों में चीन की कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है भारत सरकार ने। क्योंकि अभी याद होगा मृत्युंजय, रेल मंत्रालय ने भी अप्रैल में पहली चिट्ठी भेजी थी। रेल मंत्रालय ने जो DFCC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसमें चीन की कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। तो रेल के बाद हाईवे सेक्टर में भी चीन कंपनी के लिए ये एक तगड़ा झटका भारत सरकार की तरफ से मिला है। जी मृत्युंजय। जी बिल्कुल, तो एक तगड़ा झटका और एक के बाद एक लगातार चीन के जो कारोबार के दरवाजे हैं वो बंद हो रहे हैं भारत में। अगर आप चाइनीज ऐप की बात करें या जो बात अभी समीर ने बताई रेलवे को लेकर के, तो तमाम जो रास्ते हैं वो धीरे धीरे बंद करने के प्रयास यहां पर हो रहे हैं। समीर, आप बने रहें हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। अब रुक करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, और दूसरी बड़ी खबर मुंबई से आई है, कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना संकट से जूझ रहे मुंबई शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हाँ, 144 लागू कर दी गई है। ये फैसला शहर में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए लिया गया है। धारा 144 सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ धार्मिक स्थानों पर भी लागू रहेगी। मुंबई के पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने बताया कि धारा 144 मुंबई में 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 77,000 के पार पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 1,74,761 पर पहुंच चुका है। और सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के अलावा आसपास के इलाकों में भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। और आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ठाणे, मीरा भाईंदर और कल्याण डोंबिवली में पूरी तरह लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ठाणे, कल्याण डोंबिवली में 2 जुलाई से 12 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जबकि मीरा भाईंदर में आज शाम 5 बजे से 10 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान इन इलाकों में आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी।
इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, दो बड़ी खबर है मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों से जुड़ी हुई। एक तो ये कि मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है और दूसरा ये कि कुछ मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। क्या डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास इन दोनों खबरों को लेकर है? देखिए मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जब धारा 144 जब लागू होती है, इसका मतलब होता है जमावबंदी। मतलब कि कहीं पर भी दो जो है वो जमावबंदी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये करने की आखिरकार नौबत क्यों आई? सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जब अनलॉक 1 जब शुरू हुआ था, 3 चरणों में हुआ था, तो जब 8 जून को लगभग काफी सारी रियायतें दे दी थी सरकार ने, तो सरकार ने पिछले तकरीबन 1 महीने में ये देखा कि लोग रियायतों का गैर फायदा उठा रहे हैं। बेवजह में लोग इधर उधर घूम रहे हैं और ग्रुप बना करके घूम रहे हैं। वो वैसी स्थिति है जैसे कि कुछ है ही नहीं, जबकि साफ तौर पे कहा गया था कि ये एक कोरोना काल है, इसमें हमको संयम बरतते हुए अपनी सावधानी के साथ अपनी चीजों को जारी रखना है। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से मजबूरन सरकार को, प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा है। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, उनके जो मुख्य सलाहकार हैं अजय मेहता, उन्होंने इस समय पूरी इस तरह की छूट दे दी है, खासतौर से जो भी जिलाधिकारी और म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके इलाके में कोरोना की संख्या बढ़ रही है, लोग मान नहीं रहे हैं, तो उनको पूरी इस तरह की फैसला लेने की छूट है कि वो पूरी तरह का लॉकडाउन लगा दें। उसी का ये असर देखने को मिल रहा है कि मुंबई के जहां पर आप समझ सकते हैं कि जो उत्तरी इलाका है, खासतौर से गोरेगांव से लेकर के बोरीवली, और वहीं ईशान मुंबई है जो भांडुप, मुलुंड और ये जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों को लेकर के मुंबई में, वहीं मुंबई के आसपास जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका है या फिर आपकी ठाणे महानगर पालिका है या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका है, इनके जो कमिश्नर हैं उन्होंने लॉकडाउन को पूरी तरह से लगाने की बात की है। जहां पर मीरा भाईंदर में 1 से 10 तारीख तक है, वहीं 2 से 12 तक थाना और कल्याण डोंबिवली में पूरी तरह से लॉकडाउन है। जी ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया सुबोध आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो मुंबई को लेकर दो बड़ी खबर, लेकिन अब चलते हैं दिल्ली। और दिल्ली में एक राहत भरा दावा यहां पर किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के हालात अब काबू में हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 67% मरीज ठीक हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पहले अगर 100 लोगों का टेस्ट होता था तो 31 लोग पॉजिटिव आते थे, लेकिन अब 100 लोगों में से 13 लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उनका यह कहना है कि वहां पर आंकड़े अब सुधर रहे हैं, मामले अब काबू में आ रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि इसे देखकर किसी को खुश नहीं होना है और अभी सख्ती बनी रहेगी। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 1 महीने में सबकी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत और सब लोगों की मेहनत, सभी एजेंसीज की मेहनत से, जो भयावह स्थिति 1 महीना पहले प्रेडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे। आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। समीर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में हालात काबू में हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और क्या वाकई ग्राउंड पर भी ये दिख रहा है क्या कि हालात काबू में हो रहे हैं? बिल्कुल मृत्युंजय, आपने ठीक दिशा में सवाल किया है। उसको लेकर के मैं 3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। शुरुआत करूँगा दिल्ली सरकार के दावों से। दिल्ली सरकार ने ये दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना को लेकर के मामला फिलहाल नियंत्रण में है, काबू में है। उसके पीछे जो तर्क दिए हैं, जो आंकड़े बताए हैं, उसमें सबसे पहला यह है कि दिल्ली में जो रिकवरी रेट है कोरोना मरीजों में, उसमें ज़बरदस्त सुधार हुआ है और इस वक्त रिकवरी रेट दिल्ली में 67% है और एक्टिव पेशेंट की संख्या 26,000 है, जैसा आपने बताया भी। और दूसरी बात यह है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार जो सुधार करने की बात कही जा रही थी, उसी का नतीजा यह है कि दिल्ली में इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में कोरोना पेशेंट के लिए 15,000 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें से तकरीबन 7,500 बेड खाली भी हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो सुधार हुआ है, उसका
उन आंकड़ों को बताते हुए दिल्ली सरकार का ये दावा है कि दिल्ली में कोरोना को लेकर के स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं और चिंता जता रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से रोजाना 2000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में मामला अभी भी सुधरा हुआ या नियंत्रण में नहीं है। और जो पीक यानी कि जो ज़बरदस्त उछाल की बात कही जा रही है, उसमें दिल्ली अभी भी एक अहम शहर बना हुआ है, यानी कि दिल्ली में अभी भी कोरोना को लेकर के स्थिति गंभीर बनी हुई है, ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट लगातार चिंता जता रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ में मृत्युंजय, ये भी गौर करने वाली बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली को लेकर के फटकार लगी थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने जो कमान अपने हाथ में संभाली थी, मृत्युंजय, अमित शाह ने लगातार मीटिंग करी थी केंद्रीय गृह मंत्री ने, और ये आश्वासन दिया था कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा। दूसरा ये कहा था कि अस्पतालों में बेड की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाई जाएगी और जो प्राइवेट अस्पतालों में जो इलाज है उसको काबू में किया जाएगा। तो उसका काफी फायदा दिल्ली में लोगों को मिल रहा है। जी ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया समीर आपका ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं अगली खबर का। कोरोनिल दवा पर योग गुरु रामदेव की सफाई आ गई है। रामदेव ने कहा है कि आयुष मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण पर क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने हमारी कोशिशों की तारीफ की है, इससे उन लोगों को सबक मिला है जो मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप क्योर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। तो मैंने तो अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा भाई कोविड मैनेजमेंट के लिए बोल लो, शब्दों के भ्रमजाल में, मायाजाल में मत अटको। जी, और आज से देश में अनलॉक 2 शुरू हो गया है और ये पूरे जुलाई के महीने में रहेगा। ऐसे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अनलॉक 2 में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। तो आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में सख्ती ज्यादा होगी और 31 जुलाई तक जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर सख्ती बनी रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाएं वहां पर बहाल होंगी। इसके अलावा 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत यहां पर होगी। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति मिली हुई है। मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके अलावा जिम, एंटरटेनमेंट पार्क और ऑडिटोरियम पर प्रतिबंध लगा रहेगा। ये तो बात हुई बंद होने की, क्या क्या बंद रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि अनलॉक 2 में क्या क्या छूट दी गई है। दुकानों पर एक समय में 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री मिल सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए रात के कर्फ्यू के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब रात 9 बजे के बजाय रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले अनलॉक 1 में रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू था। इसमें 1 घंटे की ढील दी गई है। जरूरी सेवाओं और नौकरी करने वालों को नाइट कर्फ्यू में छूट मिलेगी। और मुंबई में इस साल गणपति पूजा पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। मुंबई के सबसे मशहूर गणपति मंडलों में शुमार लालबाग मंडल इस बार गणपति उत्सव नहीं मनाएगा। लालबाग गणपति मंडल ने कोरोना वायरस के खतरे के चलते ये फैसला किया है। 86 साल में पहली बार लालबाग के राजा की प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। लालबाग मंडल के अधिकारियों ने कहा कि गणपति की लंबाई कम नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर छोटी मूर्ति भी लाई जाती है तो उसके लिए भी बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे। ऐसे में लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस साल ना ही कोई मूर्ति होगी और ना ही मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। इसके बजाय मंडल के सदस्य 11 दिन तक ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाने का फैसला किया है। आज हम आपके लिए एक बेहद खास शो लेकर आएंगे शाम 6 बजे। अब तक जब से ये मामला कोरोना का आया है, आपको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि कोरोना के क्या क्या लक्षण हैं। सांस लेने में तकलीफ, फीवर, सूखी खांसी, अब तक आप यही जानते होंगे।
लेकिन अब कोरोना ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया है। जी हां, अब नए रूप में कोरोना सामने आ रहा है और कुछ नए लक्षण कोरोना के अब सामने आ रहे हैं, और इसलिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि नए लक्षण कोरोना के कौन कौन से हैं। इसी पर देखिए हमारा खास शो आज शाम 6 बजे, बहरूपिया कोरोना। और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि सड़क हादसों में घायल लोगों को मदद के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब हादसों में घायल लोगों का 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज होगा। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से एक पहल की गई है और सभी राज्यों को लिखा गया है कि सरकार सोच रही है कि हाईवेज के ऊपर जो एक्सीडेंट होते हैं और जो गोल्डन आवर के अंदर जो एक्सीडेंट के दौरान जान बचाई जा सकती है और जो एक्सीडेंट में लोग होते हैं उनकी जान बचाने के लिए जो बेहतर ट्रीटमेंट मिले, तो इसके लिए सरकार की तरफ से एक फंड बनाया जाएगा और 2.5 लाख रुपए तक का जो है कैशलेस इलाज जो है वो दिया जाएगा। तो ये जो फंड बनाया जाएगा इसमें रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से भी पैसा दिया जाएगा और इसके अलावा जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो पैसा देंगी। और जो हिट एंड रन के मामले होते हैं जहां पर ये पता नहीं चलता है कि गाड़ी से टक्कर मार के वो गाड़ी चली जाती है और उसके बाद में जो मरीज होता है उसका इलाज किसके जरिए उसकी वसूली की जाए, तो हिट एंड रन के लिए भी जो फंड के लिए पैसा है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का जो समूह है उसके द्वारा जो पैसा है उस फंड में दिया जाएगा। इसको लेकर जो है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से सभी राज्यों को पत्र लिखा गया। इसके अतिरिक्त जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है उनसे भी और सुझाव मांगे गए हैं और इसके पीछे सरकार ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसके जरिए देश भर में 50 करोड़ लोगों को जो बीमा दिया गया है उसको आयुष्मान भारत योजना, उसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें 21,000 से ज्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इसके पीछे मकसद यही है कि जो गोल्डन आवर होता है, जो हाईवेज पे एक्सीडेंट होते हैं और जो जिसपे लोगों को जो भर्ती कराने से लेके बाकी सब जो इलाज का खर्चा होता है, तो 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जी ओके, ठीक है अनुराग, आप बने रहे हमारे साथ। और अब बात करते हैं एक और जरूरी खबर की। खबर यह है कि अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल बाकी था और लॉकडाउन की वजह से आप प्रीमियम नहीं भर पाए तो उसे एक बार जरूर आप चेक कर लें, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने 15 मई तक ही प्रीमियम भरने की राहत दी थी। क्या है पूरा मामला, बताने के लिए अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, बताइए। देखिए, अभी हाल के दिनों में ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पर जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके द्वारा इंश्योरेंस कंपनियों को शिकायत की गई है कि वो लॉकडाउन के वक्त में अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो उसका रिन्यूअल नहीं करा पाए। और अब जब इंश्योरेंस कंपनी के पास वहां जा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि आपका जो ग्रेस पीरियड था वो पीरियड खत्म हो गया। उसके अलावा उसके बाद जो 30 दिन और जो कंटिन्यूटी बेनिफिट के लिए इंश्योरेंस कंपनी देती है वो भी खत्म हो गए। तो अब जो आपकी जो सालों से जो पॉलिसी चल रही थी उसके बेनिफिट हम जारी नहीं रख सकते और आपको वापस नए तरीके से पॉलिसी लेनी होगी। तो इसमें जो पॉलिसी होल्डर्स है उसके लिए काफी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जो कई सालों से जो वो प्रीमियम भरते आ रहे हैं और उसके जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं तो वो अब नहीं मिल रहे हैं, कंटिन्यूटी बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए जो इंश्योरेंस कंपनियां भी अपने ग्राहकों को सचेत कर रही है और कह रही है कि अगर जो IRDAI की तरफ से जो रियायत दी गई थी वो 25 मार्च से लेके 15 मई तक के अंदर जो भी पॉलिसी के प्रीमियम ड्यू था तब आप भर सकते थे प्रीमियम, लेकिन 15 मई को वो मियाद खत्म हो गई और उसके बाद भी जो आमतौर पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं 30 दिन तक का ही आपको पीरियड टाइम देती है जिसमें आपकी पुरानी पॉलिसी के कंटिन्यूएशन बेनिफिट जारी रहते हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि आप ऑनलाइन पेमेंट के जरिए या फिर उनके एजेंट के जरिए या कैसे भी करके आप प्रीमियम जमा कराते हैं तभी जो पॉलिसी के बेनिफिट है वो आगे मिल पाएंगे, वरना उनका क्लेम तक भी रिजेक्ट हो सकता है। ओके, और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 498 अंकों की तेजी के साथ 35,414 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 127 अंकों की मजबूती के साथ 10,430 के स्तर पर बंद हुआ।
तो आज बाजार में तीसरे दिन अच्छी तेजी का माहौल देखा।